Hello students, welcome to chemistry classes once again. Hope you are healthy, stay home. And students, today we will going to discuss the next topic which is integrated rate law. लास्ट क्लास में हमने रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसने आपने समझा वहां पे कि किस तरह से रिएक्शन के लिए रेट लॉ को डिटरमाइन किया जाता है. And rate law is not a theoretical data, it is a practical data which obtained by only the practical analysis. Now in this class we will discuss about the integrated rate law. That means rate law जो हमें दिया जाएगा उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे और some of the graphical representation will be discussed also in this class, right? So first of all, in the integrated rate law we will start with the zero order reaction. About the zero order reaction, सबसे पहले zero order reaction के बारे में बात करेंगे कि what are the zero order reactions. Zero, नाम से ही मालूम पड़ रहा है zero order. That means रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. इसका मतलब रिएक्शन की ऑर्डर अगर जीरो है, दैट मीन्स रेट लॉ ने तो ये सिखाया था कि रेट जो है वो मैथमेटिकल टर्म जो लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, इसका मतलब रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगी. रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगी ही नहीं. तो हाउ इज दैट पॉसिबल, वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हाउ इज दैट पॉसिबल. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे. यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पर सजेस्ट करेंगे आपके लिए. सो यू फोकस zero order reaction. Focus students, zero order reaction. A chemical reaction, एक ऐसी chemical reaction which rates, जिसकी जो rate जो है do not depends, निर्भर नहीं करती है any of the molecules of the reactants. reactant की किसी भी molecules पर depend नहीं करती है. That's it. तो हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन विच रेट्स डू नॉट डिपेंड्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट या एनी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी रेट किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं होती है. सेकंड थिंग, यहाँ पे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सच अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन विच रेट, जिसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की जीरोथ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ पे जो रेट जो आएगी, यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू रेज पावर जीरो. यहाँ पे रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? लेट अस बी अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स. सो वी हैव सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज. The example number 1, decomposition of N2O, nitrous oxide का decomposition in presence of platinum, which is a catalyst, platinum, and after decomposition there is a two product will be formed, N2 state of G and plus half O2 state of G. And the second example will be decomposition of HI. Decomposition of HI state of G, which takes place in presence of gold Au, which is a catalyst, and after decomposition there are two products will be formed, H2 and plus I2. And similarly the decomposition of phosphine PH3 state of G in presence of molybdenum, there is a phosphorus and plus hydrogen molecules H2. For balancing purpose we should be multiplied by 2 and here should be multiplied by 3. तो प्यारे बच्चों, ये कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है. तो पहले एग्जांपल को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन जब होता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं. अब यहाँ पे हम देखने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन जो प्रेजेंस, जिसकी प्रेजेंस में हो रही है वो है प्लेटिनम कैटालिस्ट. तो अब यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो इस पर डिपेंड करेगी, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी या इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी. तो वो कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो प्लेटिनम कैटालिस्ट है, सबसे पहले हम कैटालिस्ट के बारे में बात करेंगे कि जब N2O का डिकम्पोजिशन जब होता है, N2O का जब डिकम्पोजिशन N2 और O2 में होता है
तो प्लेटिनम की जो कंसंट्रेशन है वो फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फ्रॉम एंड, मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक, स्टार्ट टू एंड, प्लेटिनम की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब अगर प्लेटिनम का जितना अमाउंट आपने रिएक्शन को कराने के लिए आपने रिएक्शन में डाला हुआ है, तो प्लेटिनम का जितना मास आपने लिया है वो एंड तक उतना ही रहेगा। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि प्लेटिनम का अमाउंट जो है कोई भी मॉलिक्यूल्स या प्लेटिनम की कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो रही है। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए जो रेट जो होगी वो प्लेटिनम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे N2O की आती है। N2O के बारे में अगर यहाँ बात करेंगे तो N2O स्टेट ऑफ G, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो N2 और O2 में चेंज हो रही है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस में रिकम्बाइन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके N2O को फिर से बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो ना तो इस पर डिपेंड है और ना ही इस पर डिपेंड है। इसी तरह से ये भी हमारे सारे एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे इनके लिए सबके लिए अगर हम रेट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे रेट फर्स्ट वाले के लिए जो रेट जो हमारे पास आना चाहिए वो रेट इक्वल्स टू के एंड कंसंट्रेशन N2O रेज पावर 0 विच इज इक्वल्स टू के एंड के मीन्स कांस्टेंट। Similarly, for the second reaction, rate equals to rate constant K and concentration Hi to the power 0, not 2, right? And for the third reaction, rate equals to rate constant K and concentration of PS3 to the power 0, which is equals to K, which is equals to K. So these are very important 3 examples we have. आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं। अब रेट लॉ के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म यहाँ पे ड्राइव करेंगे हाउ। तो यहाँ पे एक जो जनरल रिएक्शन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। तो सपोज फॉर ए जनरल रिएक्शन, सपोज फॉर ए जनरल रिएक्शन, यहाँ पे जनरल रिएक्शन के लिए सपोज कर लेते हैं ए एंड गिव्स आउट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने एक 0 ऑर्डर की रिएक्शन सपोज कर लिए। कोई एक ए रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट देता है। अब क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे वो रेट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसकी इक्वल होती है, के की। अब सपोज यहाँ पे जब टाइम जो है t इक्वल टू 0 था, मतलब इनिशियल पता जानते हो कैसे कहते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो कंसंट्रेशन किसकी होगी, केवल कैपिटल ए की होगी, ना कि प्रोडक्ट की होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए A0। यहाँ पे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो A0 यहाँ पे इस तरह से लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे आफ्टर t सेकेंड यहाँ पे हम बात कर दें कि यहाँ पे t सेकेंड का समय हो गया है और t सेकेंड के बाद जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो है AT। तो हमने इस तरह से यहाँ पे कंसंट्रेशन लेट कर ली है। यहाँ पे इस तरह से भी लेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन AT, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A0 और यहाँ पे AT। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको बड़ा ध्यान रखनी है कि जो जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन A0 है और जब टाइम t सेकेंड है तो हमारे पास AT हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेट यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो रेट जो हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है, रेट dx/dt रहता है। तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएट फॉर्म लिखेंगे। डिफरेंशिएट फॉर्म क्या होती है, dx इक्वल रेट इक्वल्स टू dx/dt इज इक्वल्स टू, अब विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे d, और रिएक्टेंट का नाम क्या है, यहाँ पे a आएगा। तो d कंसंट्रेशन a ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है a, और उसकी पावर कितनी लगानी है, हमें 0 लगानी है। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस और d और कंसंट्रेशन a ओवर यहाँ पे dt इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट k, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन a रेज्ड पावर 0। एंड सिंस द कंसंट्रेशन a रेज्ड पावर विल बी 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ 1 हो जाएगा, dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस d कंसंट्रेशन a और यहाँ पे इज इक्वल्स टू k और dt, राइट। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स क्या रहेंगी, यहाँ पे कंसेंट्रेशन लिमिट रहेंगी, यहाँ टाइम लिमिट्स रहेंगी। तो कंसेंट्रेशन की लिमिट कितनी है, इनिशियल जो लिमिट है वो A0 रहेगी और फाइनल जो रेट है मतलब अपर लिमिट जो रहेगी वो 80 रहेगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस और यहाँ पे इंटीग्रेशन D और यहाँ पे कंसेंट्रेशन A। इनिशियल जो लिमिट होगी वो इनिशियल लिमिट कितनी होगी A0, so there is A0 and the final limit will be the 80, right? And is equals to K कांस्टेंट है और यहाँ पे इंटीग्रेशन dt और टाइम की जो लिमिट्स है वो क्या है 0 to t, तो यहाँ पे 0 to t। तो अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं देन आफ्टर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कंसेंट्रेशन ए की जगह पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 80, फिर माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट, माइनस बाहर चल रहा है और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास A0, ये माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस। तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन को हाइड करेंगे, कंसेंट्रेशन ए की जगह पहले हमने अपर लिमिट लगाई, उसके बाद फिर हमने लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे K आ जाएगा, पहले अपर लिमिट, T की जगह यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे तो T की जगह पहले T लगाएंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, T की जगह फिर कितना लगाएंगे हम यहाँ पे 0। माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा A0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा KT आ जाएगा। तो आइदर फॉर्म में इसे हम लैड कर लेंगे, इक्वेशन 1 लैड कर लेंगे इसे। अब यहाँ पे बेटा K को यहाँ पे T को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो रेट इक्वेशन जो है K इक्वल टू क्या आ जाएगा A0 माइनस AT और ओवर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा T। सो दिस इज द फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला which you will be used for the calculating rate constant for a zero order reaction. Now where K is equals to rate constant, यहाँ पे K जो है वो rate constant है and A0 will be the initial concentration and AT is the remaining concentration एंड T इक्वल्स टू टाइम टेकन, यहाँ पे T जो है वो टाइम है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू बी फोकस ऑन दिस फॉर्मूला राइट नाउ। तो K इक्वल्स टू फॉर्मूला है कंसेंट्रेशन A0 K इक्वल्स टू A0 माइनस AT ओवर T। इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखेंगे तो K इक्वल्स टू इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कंसेंट्रेशन A0 माइनस कंसेंट्रेशन AT या केवल कंसेंट्रेशन A मान सकते हैं और ओवर यहाँ पे आ जाएगा T, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कुछ बुक्स में यहाँ पे E की जगह R भी ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन R0 माइनस कंसेंट्रेशन R ओवर T। सारी फॉर्म एक ही है, बस लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। सो दिस एंड दिस the all are the integrated form or rate integrated form of the zero order reaction। zero order reaction के लिए integrated form जो है वो ये रहेगी। अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाएगी मतलब आधी पूरी हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ हाफ लाइफ, यहाँ पे हम हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी। तो हाफ लाइफ को जनरली T1/2 यानी जिसे T हाफ कहते हैं, T हाफ से शो करेंगे, या यू कैन से दैट T0.5, इसे T0.5 भी कहा सकता है, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो इस तरह से आ जाएगा। और यू कैन से दैट T50% यानी कि T50% भी कह सकते हैं, मतलब जस्ट हाफ, राइट, 100 में से 50। तो हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे वो कैसे। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए हाफ लाइफ के बारे में मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो बताता हूँ। हाफ लाइफ इज द टाइम in which the reactant is remaining just half of the initial concentration। मतलब हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का जस्ट हाफ यानी कि पूरा आधा रिमेनिंग बचता है। तो अगर उसे हम टी हाफ कहते हैं तो टी की जगह अगर यहाँ पे टी हाफ अगर यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए
एंड तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन जो होगी दैट मीन्स एटी जो होगी इट विल बी जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स A0/2। इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पास A0 है, A0 का जस्ट हमारे पास 1/2 हो जाएगा। नाउ फॉलो द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 2 को यहाँ पे लेंगे तो इक्वेशन 2 के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि K इज इक्वल्स टू A0, सो हियर A0 माइनस AT, तो AT will be A0/2 and the time taken T will be T half. So on subtracting you will be remain K equals to A0/2 over T half and finally K equals to यहाँ पे आ जाएगा बच्चों A0/2 into T half। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हाफ लाइफ के लिए आप जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और अगर इंटीग्रेटर फॉर्म लगाना है तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर आपको हाफ टाइम निकालना है, हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल्स टू A0/2K। आइदर यू कैन से दैट इनिशियल कंसेंट्रेशन ओवर 2K और आइदर यू कैन से दैट कंसेंट्रेशन R0/2K। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर ली जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बात करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आईआईटी में कोई भी एग्जाम आप देखेगा बिना आप ग्राफ के आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास हम यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने 1 ली थी उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 जो हमने लेट की थी तो उसे हम यहाँ पे ले लेंगे AT इक्वेशन यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। ये वाला हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम सीखेंगे रिमेनिंग कंसेंट्रेशन एंड बिटवीन टाइम। रिमेनिंग कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला ग्राफ जो होगा ग्राफ प्लॉटिंग बिटवीन रिमेनिंग कंसेंट्रेशन AT एंड टाइम T। तो इनके बीच में हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना होगा। जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को स्लोप फॉर्म उसको जरूर फॉलो करेगी। तो यहां पे क्या होगा हियर इक्वेशन 1 मस्ट फॉलो y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपकी लाइन इक्वेशन है बेटा, आपने 10th में और 12th में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कि स्लो फॉर्म है। तो ये जो हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ये मस्ट फॉलो इट विल बी मस्ट फॉलो दी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये इसको जरूर फॉलो करेगी और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो एज दैट कि वी हैव AT इक्वल्स टू माइनस KT एंड प्लस A0। If we compare this equation is equals with the straight line equation, so straight line equals to y equals to mx plus c। तो यहाँ पे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। y एक्सिस पे आपको यहाँ पे AT लेनी है, मतलब रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आपको यहाँ लेना है, और x एक्सिस पर आपको टाइम लेना है। यहाँ पे ये t हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे जो m यानी कि जो स्लोप होती है जिसे आप टेंजेंट भी कहते हैं, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस की। नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप को अपवर्ड टू डाउनवर्ड प्रोसीड करेंगे, नॉट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। So for the negative slope, we will draw the from upward to downward like that, right? So this is the slope.
तो यहाँ पे बेटा स्लोप जो होगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -k। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बच्चों के लिए, मैं इसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि जनरली पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होगी। स्लोप पूछी जाती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होगी, इफ वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन AT एंड T, AT और T के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो इस तरह से ये हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे स्लोप का बच्चों ध्यान रखना, स्लोप हमारे पास मेन जो फोकस करना है वो आपको इस चीज पर करना है, ग्राफ से ज्यादा इस पर ध्यान देना है आपको। एक चीज और कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो आएगा मतलब कांस्टेंट वो कितना आएगा, a0। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है बेटा वो a0 आएगा इस तरह से। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरा ग्राफ, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ बिटवीन रेट एंड टाइम। तो यहाँ पे रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल, वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे रेट लेते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पे देखोगे रेट वर्सेस टाइम, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की किसी भी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो जब वो रिएक्टेंट के किसी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करती है तो मतलब टाइम पे भी डिपेंड नहीं होगी। तो क्या होगा कि रेट और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सो वी विल गेट ए पैरेलल लाइन विद द टाइम, क्योंकि टाइम पर डिपेंड होती ही नहीं है। अगर यहाँ पर रेट की बात करेंगे, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि रेट जो है वो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होती ही नहीं है। तो रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लाइक स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और n इक्वल्स टू 0। तो रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ध्यान रखना। कभी भी बस आप ग्राफ बस देखिए, और जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको ग्राफ दिया है, बताना है कि ऑर्डर क्या होगी रिएक्शन की, तो आप बता दीजिए। अगर इस तरह से ग्राफ है, अगर हमारे पास रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है एंड इट विल बी द पैरेलल विद द टाइम, सो इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि हाफ लाइफ और जो A0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो देखेगा। हाफ लाइफ और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे 3 है, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ यानी कि T हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A0, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हाफ लाइफ वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इसको यूज कीजिए बच्चों। इसे यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 इज K इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन over 2 into T half, so on melting time there, so there is T half is equals to A0 over 2K, right? इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी कंपेयर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर विद द y इक्वल्स टू mx प्लस c, पहले से इस तरह से भी लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे T हाफ इज इक्वल्स टू 1 over 2K और कंसंट्रेशन A0। नाउ कंपेयर y इक्वल्स टू mx और प्लस c, राइट। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस पे आपको हाफ लाइफ पीरियड लेना है, तो इस तरह से ये हमारे पास T half at the y-axis, so there will be the T half value, right? And at the x-axis, you will take initial concentration A0, and जो हमारे पास इंटरसेप्ट है वो कितना है, 0। इसका मतलब जो स्टार्ट होगी लाइन वो कहाँ से होगी, ओरिजिन से होगी। और आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे इसे जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे क्या आ जाएगा A0, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। तो यहाँ पे जो लाइन जो आएगी वो इस तरह से आएगी, अपवर्ड आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, तो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेगी इस तरह से। और स्लोप की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 over 2K, सो इट विल बी द स्लोप। तो हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा
हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।